हमारे साथ डीएक्सन क्लिनिक पुणे से डॉक्टर हरमनजीत सिंह चीमा जी जुड़े हुए, और आज एक विशेष टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए, और स्पेशली फॉर महिलाओं के लिए, कि जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो चीजें होती है, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड क्या क्या आपको प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। ये बहुत सारी आपको टेक्निकली रूप में आपको बताने वाले, और एक प्रोफेशनल है ये। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर साहब का। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद उत्तम उत्तम जी। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी एंड मुझे यहाँ लेके आने के लिए, ताकि लोगों को हम इन चीज़ों के बारे में बता सकें, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ही टैबू के तौर पे लिया जाता है। इन चीज़ों पे बात ज़्यादा नहीं की जाती, जिसकी वजह से महिलाओं को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज़ को लेके है। प्री नेटल मतलब आपका प्रेगनेंसी के टाइम, बर्थ से पहले जितना टाइम होता है उसको हम प्री नेटल बोलते हैं। एंड पोस्ट नेटल की बर्थ के बाद जो टाइम होता है उसको हम पोस्ट नेटल बोलते हैं। इसके प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे मायने रखती हैं, एंड क्या क्या चीजें करने से आपकी जो डिलीवरी है, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो या तो बहुत इजी हो सकती है, आपको डिलीवरी के टाइम मदद मिल सकती है उन चीजों से, और आपको ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन फेस ना करनी पड़े। उस चीजों के लिए इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो चीजें ऐसा है कि वो टाली जा सकती हैं। तो अगर आज का हम जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहले ये समझना जरूरी है कि ये इम्पोर्टेंट भी क्यों है। अब प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, बहुत सारी चीजें बॉडी में चेंज होती हैं। एक बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। जॉइंट्स जो है वो लूज पड़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम बॉडी जो है वो तैयार हो रही होती है डिलीवरी के लिए। जब हम एकदम लास्ट की बात करें प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसकी वजह से जॉइंट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड आता है। फिर आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे आगे की तरफ बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो बॉडी को लगेगा कि वो गिरने वाला है, इसलिए वो उसको बैलेंस आउट करने के लिए पीछे की तरफ अपनी स्पाइन को शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोअर बैक में बहुत ज्यादा लोड आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ आपकी जो कोर मसल्स हैं, आपके जो एब्स हैं, साथ में आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है, डायफ्राम है, आपके बैक की जितने मसल्स हैं उनके ऊपर धीरे धीरे लोड बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके ब्लैडर के ऊपर लोड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन सब की वजह से उन पे भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझना। अब है कि इससे प्रॉब्लम क्या क्या आपको देखने को मिलेगी। आपको लोअर बैक में, आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा। आपके हिप्स के अराउंड, आपके पेल्विस के अराउंड आपको पेन हो सकता है। आपका पोस्चर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है। पैरों में स्वेलिंग्स आएगी, स्टिफनेस भी होगी होगी बॉडी में, क्योंकि अ, आजकल हमने क्या बना दिया प्रेगनेंसी को, कि अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है हम उसको बोल देते हैं कि आप कंप्लीट रेस्ट करो, आपने कुछ काम नहीं करना। हालांकि कई केसेस में वो इम्पोर्टेंट भी होता है कि हम उस लेडी को कंप्लीट रेस्ट दें, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि पहले के जमाने में इतना रेस्ट नहीं देते थे, बल्कि लेडीज अपना जो दिन भर का जितना भी काम होता था वो बिना रुके उनको करता करते रहते थे। उस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरीज के जो रेट था वो भी बहुत हाई था। बहुत कम केसेस थे जिसमें ऑपरेशन करके डिलीवरी करनी पड़ती थी। जब वो अपने दिन भर का काम करते रहते थे तो होता क्या था, एक तो उनकी मोबिलिटी जो है वो बनी रहती थी, साथ में मोबिलिटी के साथ वहाँ पे जो स्ट्रेंथ जरूरत है उस मसल्स के आसपास, उस जॉइंट्स के आसपास, वो बनी रहता था। साथ के साथ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब कुछ इतना ऑप्टिमम होता था, मसल में स्ट्रेंथ भी इतनी होती थी, एंड इतना उसमें स्ट्रेंथ था कि आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। जो कि आजकल क्या हो गया है, ज्यादा यूजुअली ही हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि इतना हमारी बॉडी पे कुछ लोड नहीं पड़ता, ना हमें ऐसे कुछ काम करना पड़ता है। हर चीज के लिए हमारे पास मदद करने के लिए कोई ना कोई सुविधा उपलब्ध है। तो पहले ही बॉडी को आदत नहीं है, फिर प्रेगनेंसी के टाइम भी हम उनको क्या करते हैं कि एकदम कंप्लीट रेस्ट पे दे देते हैं। इसकी वजह से बॉडी में ऑलरेडी जो कि ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, वो धीरे धीरे और स्ट्रेंथ उस पर कम होनी शुरू हो जाती है, और उसमें साथ के साथ स्टिफनेस भी बिल्डअप शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से आपके डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आएगी। आप वीकनेस, आपकी कोर मसल्स वीक होंगी, पेल्विक फ्लो मसल्स वीक होंगी, जैसे कि मैंने बताया। और कई केसेस में जब आपको
सांस लेने में भी दिक्कत आएगी एंड सोने में तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगी ही पोस्चर की वजह से। तो अब इन सब चीजों की वजह से आपको प्रीनेटल फिजियोथेरेपी और प्रीनेटल की जो चीजें हैं उनका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब डिलीवरी के बाद जो है फोकस शिफ्ट होता है रिकवरी पे। इसमें आप देखेंगे कि कई लोग क्या होते हैं, कई लेडीज क्या होती हैं कि वो अपनी बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद हमारा वजन बहुत बढ़ गया है, हमारा वजन कम नहीं होता। लेकिन अगर हम वजन कम करने पे ध्यान देंगे तो बहुत केसेस में वो प्रॉब्लम भी बन सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर हम प्रॉपर रिकवरी पे काम करेंगे तो वजन भी अपने आप कम हो जाता है। अब इसमें होता है क्या, प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद आपके जो टिश्यूज होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ डैमेज आया होता है, कहीं ना कहीं उनको भी हील करने के लिए समय चाहिए होता है, उनको भी हील करने के लिए सप्लीमेंट्स राइट चाहिए होते हैं, राइट न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो टिश्यू हीलिंग के ऊपर हमें काफी ध्यान रखना है। साथ के साथ हमारी जो मसल्स थी जिनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा हुआ था, उनको हमें वापस, उनका स्ट्रेंथ हमें वापस से बढ़ाना है। क्योंकि उन पे जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ता है तो वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाती है। साथ के साथ आपकी मसल जो है वो बहुत इलोंगेट होना भी शुरू हो जाती है, जिसको वापस उनकी नेचुरल लेंथ पे लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नहीं आता तो वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि वो डिलीवरी से पहले या प्रेगनेंसी से पहले काम करती थी वो मसल्स। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। साथ के साथ आपके जो जॉइंट्स थे, जिनमें अगर कुछ कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम आई हो, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एनर्जी लेवल वापस धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं तो उस चीज को हमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडिया में तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही नहीं ध्यान दिया जाता, वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। स्पेशली डिलीवरी के बाद जो मदर का कॉन्फिडेंस है उसकी बॉडी में ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जब तक साइकोलॉजिकल तरीके से वो प्रॉपर अपने शरीर को लेके सुखी नहीं होंगे, तब तक बाकी प्रॉब्लम उनकी बॉडी में बनी रहेंगी। तो अगर उनको किसी साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की नीड है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम उसको प्रोवाइड करें अच्छे से। अब जैसे मैंने बताया कि आपकी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ शिफ्ट होता है, आपका बैक पीछे की तरफ वेट डालना शुरू कर देता है, ताकि आपका बॉडी बैलेंस में रहे एंड आपका बैलेंस बना रहे और आप गिरो ना। इसकी वजह से क्या हुआ, आप देखेंगे कि लोअर बैक के पास बहुत ज्यादा कर्व आ गया है, जितना कर्व होना चाहिए था उससे ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें जितनी मसल्स हैं वहां पे वो बहुत ज्यादा टाइट हो गई, उनके ऊपर लोड आया जा रहा है एंड उससे आपको लंबर में भी पेन होगा, मतलब आपकी कमर में भी पेन होगा। साथ के साथ आपके जो हिप्स का एरिया है, हिप्स में भी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा, वहां पे भी आपको पेन होना शुरू होगा। फिर ये जो रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है उससे आपके लिगामेंट्स लूज होंगे, जॉइंट स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, इंजरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। मसल्स आपकी कोर की बहुत स्ट्रेस हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगी। इससे साथ ही साथ आपका जो एब्डोमेन मसल है उसमें डायस्टेसिस रेक्टाई एक कंडीशन होती है, उसका चांसेस भी बहुत बढ़ जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा, जब आप किसी एक्टर को देखते हो जिसकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, उसके सिक्स पैक्स होते हैं, तो जिसके जो बीच में से लाइन आती है उसको हम बोलते हैं, वो जब ऐसे अलग हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम काफी लेडीज में, उसको डायस्टेसिस रेक्टाई, हम एक कंडीशन उसको हमने नाम दे रखा है। तो इसका चांस भी बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली अगर किसी का कोर मसल प्रेगनेंसी से पहले ही काफी वीक है, तो उनमें डायस्टेसिस रेक्टाई का जो चांस है वो भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए ये भी देखना बहुत जरूरी है, इस चीज का भी ध्यान आपको देना बहुत जरूरी है कि चाहे आप प्रेगनेंसी के टाइम की बात हो या प्रेगनेंसी के पहले की बात हो, आपको अपने बॉडी का, अपने मसल्स का, अपने हर एक चीज का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे रिएक्शन आपके जिंदगी में भी आते हैं। तो इसके साथ आपके जो सांस लेने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता है। जब आपका प्रेगनेंसी के आप थर्ड या थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचते हो, तब आपका जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। प्रेशर की वजह से एब्डोमेन में प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब वो इन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अब डायफ्राम वो मसल है जो आपको सांस लेने में हेल्प करती है। जब आप सांस लेते हो तो एक आपके लंग्स के नीचे एक मसल होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड फिर उससे आपकी सांस लेने में, वो आपका सांस लेने में मदद करता है। जब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो अब वो नहीं हिल सकता, वो अच्छे से अपना मूवमेंट नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में लेडीज क्या करती हैं, उनको अपनी रिब्स के साथ
उनको रिब्स को उठा के एंड अपने शोल्डर्स को उठा के सांस लेना पड़ता है, ताकि वो प्रॉपरली जितनी उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो अपना वो पूरा कर सकेंगे, जितनी उनको रिक्वायरमेंट है। अब 9 महीने तक जब ये चलता रहेगा तो ऑब्वियसली उनका एक पैटर्न बन जाता है, फिर वो बाद में वो पैटर्न ब्रेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उनको सही तरीके से सांस कैसे लेनी है ये भी हम वापस सिखा सकें। और जब तक आप सही तरीके से सांस लेना, आपका डायफ्राम अच्छे से काम नहीं करेगा, आपका कोर मसल्स जो है वो कहीं ना कहीं वीक रह जाएंगे, क्योंकि जब हम कोर की बात करते हैं तो वो 4 मसल्स का एक ग्रुप होता है, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे। अब आपका सर्कुलेशन जो है वो भी वीक हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर बना होता है बॉडी में, एब्डोमेन में स्पेशली, कि जो ब्लड, एक तो पहले ब्लड नीचे जा नहीं पाता पैरों की तरफ, जब चला भी जाता है तो उसको वापस आने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए स्वेलिंग भी बहुत जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम इंक्रीज हो जाती है। अब डायस्टेसिस रेक्टाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बीच में से लाइन आती है वो जब सेपरेट हो जाती है, लीनिया एल्बा उस हम लाइन को बोलते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये ना हो, इसके लिए हमें कोर का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोर में 4 मसल्स आती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ऊपर की तरफ से तो आपका डायफ्राम आ जाता है, जो कि आपको सांस लेने में मदद करता है। देन आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये जो यहाँ पे मसल आपको दिखाई गई है, ये आपके पूरे पेट को कवर करती है। देन नीचे की तरफ से आपका पेल्विक फ्लो मसल्स आती है, आपके जो पेल्विस में चूले की हड्डी के अंदर जो मसल्स होती हैं उसको हम पेल्विक फ्लो मसल्स बोलते हैं। एंड पीछे आपकी जो स्पाइन की, आपकी रीढ़ की हड्डी की जो मसल्स होती हैं, छोटी छोटी मसल्स होती है मल्टीफिडिस, वो सब चारों जब आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, तब वो आपका कोर जो है वो प्रॉपरली काम करता है। अब लेट प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम के टाइम ये बहुत कॉमन है, जो अपना डायस्टेसिस रेक्टाई है। और इससे प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिलेगी आपको, आपको पता कैसे चलेगा कि डायस्टेसिस रेक्टाई हुआ है या नहीं हुआ? एक तो आपके जो बेली है वो बल्ज करना स्टार्ट कर देगी और उसमें एक डोम शेप टाइप में बन जाएगा। तो अगर आपको ये देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि डायस्टेसिस रेक्टाई है। तो आपको एक किसी डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सकते हैं उस चीज के लिए। आ, साथ में आपका पुअर, आपकी कोर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होगी, आपको स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, आपको कुछ भी मूवमेंट करते टाइम ऐसे लगेगा कि मैं, मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं कभी भी गिर सकती हूँ। तो भी है कि या तो आपका कोर बहुत वीक है, और चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपको डायस्टेसिस रेक्टाई हुआ है। इसके साथ साथ आपका बैक पेन जो है वो भी बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा, जब तक आपके कोर मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे। आपका पेल्विस भी डिस्फंक्शन में चला जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर रिहैब के साथ ये भी जो है वो ठीक किया जा सकता है, डायस्टेसिस रेक्टाई। अब पेल्विक फ्लोर की हमने इतनी बात की कि कोर में डायफ्राम आता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स भी आती हैं। अब पेल्विक फ्लोर मसल्स है क्या? अब ये एक फाउंडेशन का काम करते हैं। जैसे हम जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे एंकल जो है, हमारा फुट जो है वो एक फाउंडेशन का काम करता है। उसी तरीके से हमारे कोर के लिए ये जो पेल्विक फ्लोर है, ये एक फाउंडेशन का काम करता है। पेल्विक फ्लोर ऐसा समझो आप एक हैमक की तरह है आपके पेल्विस के लिए। हैमक क्या होता है? आपने मूवीज में या वो वीडियोस में देखा होगा, एक झूला होता है ऐसे, जो पेड़ के बीच में बांध के रखते हैं, कहीं भी दो पोल के बीच में बांध के रखते हैं, जिसपे कि लोग झूलते हैं। तो ऐसे एक झूला टाइप होता है मसल्स का, जिस जो कि आपके ब्लैडर को, आपके यूट्रस को, आपके रेक्टम को एंड बाकी जितने भी वहाँ पे ऑर्गन्स हैं उन सबको सपोर्ट करके, उन सबको पकड़ के रखते हैं। अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होंगी तो इन सब के ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। पेल्विक फ्लोर मसल आपका कॉन्टिनेंस में भी हेल्प करता है आपको, चाहे यूरिन कॉन्टिनेंस हो या स्टूल कंट्रोल हो। जैसे जब आपको बहुत जोर से पेशाब आया हो लेकिन आसपास कोई वॉशरूम ना हो, तब आप कंट्रोल करने के लिए जो मसल्स को यूज करते हैं वो आपकी पेल्विक फ्लो मसल्स हैं। आपके पेल्विक के ऑर्गन्स को भी ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। आपकी कोर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपके डायफ्राम के साथ ये एक सिंक में काम करता है, जिसके साथ आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत अच्छे से होती है। अगर ये आपस में भी सिंक में नहीं है, या इन दोनों में से कोई एक भी वीक है, तो भी आपकी ब्रीदिंग पर इफेक्ट पड़ेगा एंड आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म में जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आ सकता है। अब पोस्टपार्टम में प्रेगनेंसी के टाइम पेल्विक फ्लो मसल्स वीक होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है? आपको यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, हेवीनेस
आपको बहुत लगेगा कि आपके हिप्स के अराउंड बहुत हैवीनेस, बहुत ऐसा ऐसा आपको लगेगा कि बहुत भार है मेरे ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरकोर्स के टाइम आपको पेन भी आ सकता है, पोस्टपार्टम जब आप देखते हैं तो बहुत पेनफुल हो सकता है इंटरकोर्स। तो और साथ में आपकी पेल्विक और लोअर बैक में दर्द रह सकता है। अगर ये चीजें आपको देखने को मिल रही है तो आपकी पेल्विक फ्लोर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली यूरिन लीकेज अगर आपको देखने को मिल रहा है और इंटरकोर्स के टाइम अगर आपको पेन दिख रहा है। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नोटिस करने के लिए। अब एक्सरसाइज, जो सेफ एक्सरसाइज है प्रेगनेंसी के टाइम, वो क्या है? अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाती है क्योंकि हर प्रेगनेंसी बहुत अलग होती है, एंड हम ऐसे कुछ जनरलाइज करके नहीं बता सकते सबके लिए कि क्या किसके लिए अच्छा होगा, क्या किसके लिए नहीं होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही डिटेल में जाके हमें पता चलता है कि किसको हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, किसको हम क्या सजेस्ट नहीं कर सकते। तो आप इसको एज अ गाइड लेके मत चलना कि आपको जो भी प्रेग्नेंट लेडी मिले या आपके फैमिली में या आप खुद हैं अगर, तो आप उनको ये सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। इससे आपको अगर उसका एडवांस जाना है तो इट इज एडवाइस कि आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेके किसी अच्छे डॉक्टर को, किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को, फिर आप उनको वो बता सकते हैं, आपको असेस करके। असेसमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफलाइन पेशेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो उसके बाद ही बता सकते हैं कि क्या क्या आप इसमें सेफली करा सकते हो, प्रेगनेंसी में क्या क्या आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाती है। अब प्रीनेटल एक्सरसाइज का मतलब, जो डिलीवरी के पहले जो फेज होता है उसको प्रीनेटल बोलते हैं। उसमें एक्सरसाइज के गोल क्या होते हैं, कि हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो उसका गोल है, उस क्यों करवा रहे हैं, वो पता होना चाहिए। अब आपको इसमें मोबिलिटी और फंक्शन मेंटेन करके रखना है। अगर आपने कंप्लीट बेड रेस्ट पे दे दिया तो आपका फंक्शन, आपको जो जो भी चीजें आप आसानी से कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे बाद में जाके। ऑब्वियसली जो आप प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइज, जो मूवमेंट्स करते थे, काम अपना करते थे, प्रेगनेंसी के टाइम वो करने में आपको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आएगी। लेकिन अगर हम प्रॉपर बेड रेस्ट दे देते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको बिल्कुल कर ही ना पाओ। फिर दूसरा गोल क्या है हमारा प्रीनेटल एक्सरसाइज का? आपको पोस्चर सपोर्ट मिलेगा, साथ के साथ आपका जो पेन है वो भी कम करने में आपको मदद मिलेगी। स्पेशली जब आपके पोस्चर की वजह से, पोस्चर में जो लोड आ रहा है उसकी वजह से जितने भी आपको प्रॉब्लम्स और पेन मिलेगा, वो हम कम कर सकते हैं प्रीनेटल एक्सरसाइज के टाइम पे। साथ के साथ आपकी बॉडी को लेबर एंड डिलीवरी के लिए भी प्रिपेयर करने में हेल्प करती है प्रीनेटल एक्सरसाइज, स्पेशली जब हम फोकस करते हैं आपके हिप्स एंड कोर्स के आसपास की जितने भी मसल्स हैं उनको। आपके ग्लूट्स हो गए, आपके क्वाड्स हो गए, आपका कोर हो गया। तो इन सब को जब हम टारगेट करते हैं तो आपके लेबर और डिलीवरी के टाइम पे आपको ये सब, अगर मसल स्ट्रेंथन होगी, उनमें ताकत होगी, तो आपको डिलीवरी में भी बहुत हेल्प मिलेगी उसकी वजह से। फिर जब एक्सरसाइज हम करते हैं, सर्कुलेशन तो बढ़ता ही है, मूड और एनर्जी भी आपकी अच्छी होती है। आपको एनर्जेटिक फील होगा, आपका मूड अच्छा होगा, एंड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो जितनी स्वेलिंग है उसमें भी कम होने में आपको मदद मिल सकती है। मैं वापस बोल रहा हूँ, इस चीज को, प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको आप जनरल गाइडलाइन लेके नहीं चल सकते। हालांकि ये बहुत बेसिक है तो आप ये फिर भी आप बता सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड यही है कि आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें, ठीक है। अब सेफ और रिकमेंडेड एक्सरसाइज हम क्या क्या कर सकते हैं? हम उनसे वॉकिंग करा सकते हैं, ठीक है। अब वॉकिंग क्या है, एकदम जेंटल है, उसमें ऐसा कुछ हाई इम्पैक्ट कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है। तो जेंटल और एकदम लो इम्पैक्ट कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट आपके हार्ट के लिए, आपके हार्ट के बीटिंग के लिए बहुत अच्छा लो इम्पैक्ट मूवमेंट है। क्योंकि जब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो ये आपके हार्ट को भी कहीं ना कहीं, जब आपकी ब्रीदिंग को इफेक्ट कर रहा है तो आपके हार्ट को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है ये। तो हार्ट अपना स्ट्रेंथ बना के रखे, उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ एकदम लाइट लो इम्पैक्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज आप करते रहो। तो वॉकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर वॉकिंग आपको बहुत हल्का लग रहा है कि इससे ऐसा कुछ नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना मुझे कोई चैलेंज फेस हो रहा है, तो आप ब्रिस्क वॉकिंग पे भी जा सकते हैं। फिर प्रीनेटल योगा, जो कि आपकी मोबिलिटी और आपके ब्रेथ वर्क के ऊपर फोकस करे, जिससे आपका ब्रीदिंग पैटर्न एक तो सही रहे और आपकी मोबिलिटी इंक्रीज हो, ठीक है। फिर पेल्विक टेल्स, कैट एंड काउ, इससे आपकी स्पाइनल मोबिलिटी बनी रहेगी, बैक पेन में भी रिलीफ मिलेगा।
प्रेगनेंसी के टाइम स्पाइनल मोबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलीवरी में अगर आपकी स्पाइनल मोबिलिटी भी कम होगी तो भी आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। फिर आप मॉडिफाइड स्क्वाट्स करा सकते हो ताकि लोअर बॉडी के हम ग्लूट्स को टारगेट कर सके, हम आपके क्वाड्स को टारगेट कर सके, एंड वो आपकी स्ट्रेंथ लेग्स में भी बने रहे। साथ ब्रेथ कोऑर्डिनेटेड कोर वर्क, जैसे आपका कोर को एक्टिवेट करेंगे, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को एक्टिवेट करेंगे जब हम एक्सेल करते हैं, तो उससे आपकी कोर को हम स्टिमुलेट करते रहेंगे धीरे धीरे, ताकि वो वीक ना पड़े। हम उसको ज्यादा ऐसा स्ट्रेंथन नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के टाइम पे, बट हाँ, हम उसको जितना लेवल है उतना मेंटेन रखने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वो उससे वीक ना हो। ठीक है। साथ के साथ पेल्विक फ्लोर अवेयरनेस के लिए हम एक्सरसाइजेस कुछ बता सकते हैं। जैसे आप ऐसे सोचिए कि आपको अपने पेल्विक फ्लोर को ऊपर की तरफ उठाना है, तो आपको मसल्स जब आप स्क्वीज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हल्का सा उनको ऊपर की तरफ उठा रहे हो, लेकिन ये भी ज्यादा जोर से नहीं करना है। तो इन सारी चीजों से आप रिकमेंडेड और सेफ एक्टिविटीज है जो कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे मदद कर सकती हैं। अब बर्थ के बाद, मतलब पोस्ट नेटल डिलीवरी के बाद बच्चे की, तब का हीलिंग और वापस जो एक्सरसाइज है उसको हम किस हिसाब से हम देख सकते हैं। पहला जो 6 हफ्ते का टाइम होता है, जो हम बोलते हैं कि 1.25 महीने बच्चे को लेके कहीं घर से बाहर नहीं जाना, वो हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट 6 वीक्स, जो 6 हफ्ते जो है 1.5 महीने का वक्त होता है, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मदर की रिकवरी के लिए भी। तो वो सिर्फ बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक मदर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें उनको रेस्ट देना है, हमें ध्यान रखना है कि उनका हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहे, वो डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि उस टाइम पे उनके जितने भी टिश्यूज डैमेज हुए हैं उनको रिकवर करने के लिए भी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रेजुअली हम री एंगेजमेंट करते हैं डेली एक्टिविटीज के साथ। तो सबसे पहले हम डेली एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि अपना दिनचर्या का काम वो अपने आप बिना किसी की मदद के ले कर सके, उसके ऊपर हम स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं। ठीक है। साथ के साथ हम ब्रेथ वर्क के ऊपर काम करेंगे, ताकि जो पैटर्न ब्रीदिंग का चेंज हो गया है, आप कितनी भी कोशिश करें, वो एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से आपका पैटर्न ब्रीदिंग का चेंज होता ही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको हम थोड़ा कंट्रोल करके रख सकते हैं। अ, लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ, प्रेगनेंसी के बाद हम ब्रेथ वर्क और पेल्विक फ्लोर अवेयरनेस के ऊपर हम काम कर सकते हैं स्टार्टिंग के 6 हफ्ते में। इससे ज्यादा हम कुछ उनसे एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। और हम क्या चीज का ध्यान देख सकते हैं कि पोस्चर करेक्शन हम बता सकते हैं कि बच्चे को फीडिंग के टाइम कैसे पकड़ना है ताकि आपके बॉडी के ऊपर ज्यादा लोड ना आए, या वैसे इन जनरल कैसे पकड़ना है, सोते टाइम आप कैसे अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हो, अपने पोस्चर का ध्यान रख सकते हो, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर और लोड लोड ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वो भी रिकवरी कर रही है डिलीवरी के बाद। ठीक है। आप 6 हफ्ते के बाद जब उनको क्लियरेंस मिल जाता है, एक मेडिकल डॉक्टर्स की तरफ से क्लियरेंस मिल जाता है, उसके बाद हम फिर धीरे धीरे, एकदम धीरे, हम वापस कोर रीएक्टिवेशन पे आ सकते हैं। कोर रीएक्टिवेशन में हम क्या करेंगे, आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है उसको हम एक्टिवेट करेंगे धीरे से, एक्सलेशन के साथ जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो धीरे से एक्टिवेट होता है। ठीक है। हम अपने डायफ्राम के ऊपर ध्यान देंगे, ताकि जो अगेन वही, जो हम ब्रेथ वर्क पहले कर रहे थे फर्स्ट 6 हफ्तों में, इसमें हम अपना ब्रीदिंग पैटर्न वापस सही कर रहे हैं। फिर आपकी मल्टीफिडिस, जो आपकी बैक की मसल्स है, उनके ऊपर हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने ग्लूट्स और हिप्स की स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ताकि वो जो मसल्स एकदम लूज होके लेंदन हो गई हैं, वो इनको हम वापस उनकी नॉर्मल लेंथ पे लेके आ सकें। डायस्टेसिस रेक्टाई अगर आपको लगता है कि हुआ है, तो हम उसके ऊपर भी रिहैब स्टार्ट कर सकते हैं 6 हफ्ते के बाद। और धीरे धीरे हम बाकी लोड बेयरिंग एक्सरसाइजेस जो और एडवांस एक्सरसाइजेस धीरे धीरे करके हम 9 हफ्ते 10 हफ्ते के बाद हम धीरे धीरे उनको री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगेन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में क्या आता है, एवरी रिकवरी इज डिफरेंट, जो कि मैं पहले से बोलता आया हूँ कि हर केस अलग होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। हम किसी को जनरलाइज करके ऐसा नहीं बता सकते। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको एब्डोमेन की, अपनी कोर मसल्स की ध्यान रखने की और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। एंड सी सेक्शन के लोगों में बैक पेन की समस्या भी बहुत ज्यादा देखी गई है। तो उस सबको मैनेज करने के लिए आपको अपने कोर के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो थोड़ा आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान, एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एंड साथ ही साथ फिजिकल रिहैब के साथ साथ उनका उनका मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके
आपका पार्टनर है, या अगर आपके घर में किसी की डिलीवरी हुई है, उनको आप मेंटल सपोर्ट दे सको। अगर सच कोई वहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हो, जिनके साथ वो सेशंस ले सकते हैं, ताकि उनका मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखा जा सके। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कब आपको अपनी तरफ से रोक के किसी के पास, किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है। प्रेगनेंसी के टाइम अगर बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन या आपके हिप्स के अराउंड पेन होता है, तब आपको किसी न किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, डिजीनेस आपको होता है कि आपको चक्कर आ रहा है आपको, तो भी आपको एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर आपने कोई ऐसा एक्सर्शन वाला काम नहीं किया, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं किया, आपने कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं की, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सांस अच्छे से नहीं आ रही, मेरी सांस बहुत कम है, बहुत मुझे प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में, तब भी आपको एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आपका यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन और लीकेज ऑफ फ्लूइड, आप मतलब आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी आपको एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। प्रोलैप्स के चांसेस भी हो सकते हैं इसमें। एकदम से बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाना, हेडेक्स आना, आपको आपकी आंखों के विजन में फर्क दिखना, अगर ऐसा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी आपको एक डॉक्टर को दिखाना। अब डिलीवरी के बाद किन चीजों का ध्यान रखना है? हेवी वेजाइनल ब्लीडिंग 6 महीने के बाद भी अगर वेजाइनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, बहुत हैवी हो रही है, तब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। डायस्टेसिस रेक्टाई अगर आपको दिख लगता है कि आपको है, एंड साथ में बल्जिंग आपको दिख रही है आपके एब्डोमेन में, तब आपको एक डॉक्टर को, फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाने की जरूरत है। आपको पेल्विक में बहुत ज्यादा हैवीनेस, भारीपन, जैसा कि डिलीवरी के टाइम पहले लग रहा था, एंड बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मेरा प्रोलैप्स भी हुआ हो, तो उस केस में आपको इमिडिएटली डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। यूरिनेशन या बाउल मूवमेंट के टाइम पे आपको अगर पेन आ रहा है, तो भी आपको दिखाने की जरूरत है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल डिस्ट्रेस, इन सारी चीजों पे अगर आपको लग रहा है कि जिन्होंने डिलीवरी की है वो इन सारी चीजों से फेस कर रहे हैं, तो आपको उनको मेंटल हेल्थ का सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीज मैं इस पे जितना जोर दूं उतना कम है, स्पेशली इंडिया में। आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन, एंजाइटी और इमोशनल डिस्ट्रेस में जितनी फीमेल एक होती है, उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितनी उसको जरूरत होती है। तो इस चीज का आप खास करके ध्यान रखें। बाकी चीजों का हम मेडिकली फिर भी हम ध्यान रखते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे हम ज्यादा कुछ नहीं रखते। तो वो सबका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंटल हेल्थ का। ठीक है। अब आपको क्या बिल्कुल नहीं करना, एकदम स्टार्टिंग में आपको क्रंचेस, मतलब जो आप एब्स की एक्सरसाइज करते हो, ऐसे सिटअप्स हो गया, प्लैंक्स हैं, ये सब पोस्ट नेटल एकदम स्टार्टिंग में नहीं करना है। धीरे धीरे 12 हफ्ते, 13 हफ्ते के बाद धीरे धीरे जाके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, वो भी कंडीशन देख के। ठीक है। कोई भी हाई इम्पैक्ट या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट आपको नहीं खेलना है पोस्ट नेटल, इमीडिएट आपके डिलीवरी के बाद। and साथ के साथ अगर कोई भी मूवमेंट आपको पेन क्रिएट कर रही है, या उसमें आपका यूरिनरी लीकेज हो रहा है किसी एक स्पेसिफिक मूवमेंट को लेके, तो उस मूवमेंट को आपको कुछ वक्त के लिए अवॉइड करना है। बाकी ऐसे और कोई मूवमेंट नहीं है जिसको आपको अवॉइड करना हो। ठीक है। अब हम क्या, सेफ मूवमेंट सीक्वेंस क्या है जो हम कर सकते हैं? हम थोड़ा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की हम प्रैक्टिस करा सकते हैं विद पेल्विक फ्लोर अवेयरनेस, 2 से 3 मिनट। इसको हम सिटिंग में भी कर सकते हैं और इसको हम लेटे हुए भी कर सकते हैं, ताकि आपका कोर और ब्रेथ का एक कनेक्शन बना रहे। ठीक है। मोबिलिटी के लिए हम कैट एंड काउ, पेल्विक टेल्स, हिप सर्कल्स और रॉकिंग, ये सब हम कर सकते हैं, ताकि एक तो आपकी मोबिलिटी आपकी बढ़े, पेल्विक फ्लोर की, आपके हिप जो है वो और मोबाइल बने, हिप मोबिलिटी आपकी इंक्रीज हो, आपकी स्पाइनल मोबिलिटी इंक्रीज हो, और बैक पेन में भी आपको कैट एंड काउ जो है वो हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी की बात आती है, तो ये अगेन कंडीशन देख के ही करा सकते हैं, ऐसे आप जनरल नहीं बता सकते किसी को भी। लेकिन ब्रिजेस जो कि लेट के हम करते हैं, वो बहुत अच्छा है आपके ग्लूट्स के लिए और आपकी कोर एक्टिवेशन के लिए, तो अगर आप वो कर सकते हैं तो ठीक है। अगर बर्ड डॉग आप कर सकते हैं, तो उससे बढ़िया आप कुछ कर नहीं सकते उस टाइम पे अपने कोर और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। वॉल स्क्वाट्स या सपोर्टेड स्क्वाट जो है वो हम कर सकते हैं लोअर बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए। हील स्लाइड्स कर सकते हैं वापस हिप मोबिलिटी, हिप मूवमेंट के लिए।
और जेंटली अपनी कोर को एक्टिवेट करने के लिए। इससे ज्यादा एज सच बिना कंडीशन देखे आप किसी को कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते। कूल डाउन और रिलैक्सेशन में आप चाइल्ड पोज में थोड़ी देर बैठ सकते हैं, जिससे आपकी पूरी बैक की मसल्स स्ट्रेच होंगी। फिर आप साइड लाइन में भी ये मूवमेंट ऐसे कर सकते हैं। आप सामने की बजाय साइड में जाएंगे तो आपके साइड की जो मसल्स होती हैं वो थोड़ा स्ट्रेच होंगी। फिर आपको वापस डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, आपके रिब्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। अब रिकवरी जो है वो उसको खाने के साथ साथ न्यूट्रिशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब न्यूट्रिशन खाने में नहीं मिल रहा तो हमें सप्लीमेंटेशन की भी जरूरत होगी। अब कौन कौन सा न्यूट्रिशन है जो कि आपका रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा? आयरन एंड B12 जो है वो आपको कान जितनी होती है वो प्रिवेंट करेगा, और आपके ब्लड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आयरन एंड B12 आपको चाहिए आफ्टर प्रेगनेंसी। कैल्शियम और विटामिन डी आपकी बोन्स के लिए, आपकी मसल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैल्शियम एंड विटामिन डी का ध्यान रखना है। प्रोटीन आपको खाने से भी चाहिए, खाने से पूरा नहीं होता तो आप सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, जिससे एक तो टिश्यू आपका रिपेयर होगा, एंड अगर बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन अवेलेबल नहीं है तो आपके हॉर्मोन्स में भी प्रॉब्लम दिखेगी। कहीं ना कहीं आपके हार्मोन इम्बैलेंसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रॉपर हार्मोन फंक्शन के लिए आपको प्रोटीन की भी जरूरत है, और साथ के साथ फैट्स की भी जरूरत है। ओमेगा 3 फैट हो गया जैसे, जो कि आपका ब्रेन का काम, ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हॉर्मोन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया। और फिर साथ में फाइब्रेशन और हाइड्रेशन। फाइबर आपका जो है खाने में प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आपका पूरा प्रॉपर बाउल मूवमेंट बना रहेगा, आपको खाना पचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम से इंसुलेशन स्पाइक भी नहीं होगा आपका। साथ के साथ हाइड्रेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जो टिश्यूज जो है डैमेज हुए हैं, उनको रिपेयर होने में बहुत हाइड्रेशन चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ हाइड्रेशन अच्छा होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से इम्प्रूव होता है। फिर हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है साथ में ऐड कर सकते हैं जो कि इन सारे न्यूट्रिशंस का ध्यान रखें। अब स्पेरुलिना जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, आयरन है उसमें, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं उसमें। हम स्पेरुलिना हम दे सकते हैं। साथ में रोजल जूस हो गया जो विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा होता है, जो कि टिश्यू हीलिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। RGGL हो गया, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको रिकवरी में हेल्प करेगा, एंड स्ट्रेस रेगुलेशन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एंड RGGL जो है वो आपके ब्रेन के ऊपर आपका, अगर डिप्रेशन से भी कोई, डिप्रेशन में भी कोई जा रहा है तो उसमें भी उनके भी हेल्प करेगा। ठीक है। साथ में मोरेंजी जो है वो हमारा डाइजेशन के लिए और हार्मोन बैलेंस के लिए, अब डिलीवरी के बाद वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ले सकते हैं। एंड अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही है, एंड अगर आप कॉफ़ी ले सकते हैं आपके मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, तो इसको सिर्फ डिलीवरी के बाद ही लेना है। ये आप कॉर्डिसप कॉफ़ी आप ले सकते हैं। ये एक तो कॉफ़ी से आपको एनर्जी मिलेगी, और साथ में आपको थोड़ा हेल्प भी मिलेगा, आपको थोड़ा अच्छे से एनर्जेटिक लगेगा इससे। ठीक है।